So, hello everyone. Today we are going to start a new chapter, India's foreign policy and relation with other nation. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. एसेंस होता है समरी. तो फॉरेन पॉलिसी की समरी क्या है, हम क्यों फॉरेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मेन ये 3 रीजंस हैं जो हर कंट्री के उसमें से लिखे गए हैं कि मतलब हर उस कंट्री के नतीजे से लिखे गए हैं कि हम फॉरेन पॉलिसीज़ हर कंट्री में क्यों अडॉप्ट की जा रही है. तो फर्स्ट रीज़न है ट्रेड. हम जैसे कि ट्रेड करते हैं, दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं किसी भी चीज़ को लेकर. जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में कॉलगेट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी कंट्री में शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंडिया वाले कॉलगेट को एक्सपोर्ट कर देंगे और शुगर को इंपोर्ट कर लेंगे. ऐसे ही आपस में कंट्रीज़ लेन देन करती रहती हैं और इससे ट्रेड बढ़ता है, दोनों ही कंट्रीज़ को प्रॉफिट होता है. ठीक है. सेकेंड रीज़न है लिटरेचर एंड कल्चर. लिटरेचर मतलब जैसे अब किसी बंदे को बाहर जाके सेटल होना है, तो जैसे हम पेरिस में कह रहे हैं, पेरिस में बंदे को जाके सेटल करना है, वहाँ काम करना है, लेकिन वो बिलोंग करता है इंडिया से. अब उसको जाके वहाँ की लैंग्वेज कुछ सीखनी पड़ेगी ना, फ्रेंच लैंग्वेज सीखेगा, तो ऐसे जाके अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखेगा. तो लिटरेचर, जैसे कि वहाँ जाके फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, वहाँ पे और भी लोग मिलेंगे जो उसके लिटरेचर के बारे में, उसके कल्चर के बारे में डिस्कस करेगा वो उनसे. तो इस तरह से लिटरेचर और कल्चर का एक्सचेंज होता है. मिलिट्री. अब मतलब ये चीज़ बताई जा रही है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन क्यों रखें, और अगर रख रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है. लिटरेचर एंड कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड एक्सचेंज हो रहा है, मिलिट्री. अब कोई भी मान लो सिक्योरिटी पर्पस के उसमें देखें, हमारे ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, हमारे देश के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, तो हमारे दोस्त तो होने चाहिए ना भाई, साथ आस पास वाले दोस्त होने चाहिए कंट्रीज़ के, ताकि वो हमें उस टाइम में मदद कर सकें, उस टाइम में हमें एड प्रोवाइड कर सकें. ठीक है. तो ये मेन 3 रीज़न है. हमें ट्रेड के लिए, ट्रेड एक्सचेंज के लिए फॉरेन पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं, लिटरेचर एंड कल्चरल के लिए, और मिलिट्री. ठीक है. अब सेकंड टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़. हमें ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, एम क्या है फॉरेन पॉलिसीज़ के. तो पहला फॉरेन पॉलिसी का हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या है, प्रिजर्व सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड अर्नड इंडिपेंडेंस. हाँ, हम ठीक है, हम फॉरेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब यूएस एंड यूएसएसआर 2 ब्लॉक्स इमर्ज हो गए थे, तो इन्होंने भी, जैसे ये यूएसए थे कैपिटलिस्ट को फॉलो करते थे, यूएसएसआर कम्युनिज्म को, आप सबको ये पता है ना. तो यूएसए वाले कहते हैं हमें ज्वाइन कर लो, यूएसएसआर वाले कहते हैं हमें ज्वाइन कर लो. अगर हम किसी एक को ज्वाइन कर लेते, दोनों ही नाराज़ हो जाते, तो रिलेशन हमारे दोनों ही कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते. इसलिए हमने, इंडिया ने क्या किया, नैम खुद का बना ली. क्यों बनाया, अगर हम दोनों में से किसी एक को भी ज्वाइन कर लेते, जो हमने इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों से ली थी, फिर से हम उसी की किसी एक की तरह, किसी एक के नीचे गुलाम बन के रह जाते, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना. तो इसलिए हमने क्या किया, नैम को, एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया, एक अच्छे से ये नैम एक ट्रीटी हमने बनाई थी, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमें ज्वाइन भी किया था. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव ये है, यही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सेकंड, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव था कि पहला हमने अपनी इंडिपेंडेंस को सही सलामत रखना है, दूसरा हमें अपनी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि अभी इंडिया नया नया आज़ाद हुआ है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री. इंडिया के पास ये 2 चीज़ें थी, सवाल उठ गए थे कि वह खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें या मिलिट्री डेवलपमेंट करें. तो हमारे लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे और भी बड़े बड़े लीडर्स, वो काफ़ी समझदार थे और उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री डेवलपमेंट को साथ में रखते हुए चलेंगे. तो हमने क्या किया, हमने अच्छे रिलेशंस रखे फॉरेन पॉलिसीज़ की तरह, मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ की हेल्प से अच्छे रिलेशंस रखे साथ वाली डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, ताकि हमें असिस्टेंस, मतलब हेल्प, एड प्रोवाइड कर सके हमारी डेवलपमेंट की. ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी भी था अच्छे रिलेशन रखना, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई थी. अब थर्ड पॉइंट है रिड्यूसिंग कोल्ड वार टेंशन. हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम कोल्ड वार वाली टेंशन से दूर रहें, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए, हम और किसी टेंशन में बढ़ना नहीं चाहते. इसलिए हमने नैम को ज्वाइन कर लिया, और ना ही हमने साइन किया नेटो को, ना ही साइन किया वार्सो पैक्ट. ये यूएसएसआर का था, ये यूएसए के थे. ये मिलिट्री अलाइंस थे, हम दोनों में से किसी को भी साइन नहीं किया. हम इनसे दूर रहे और अपनी शांति से अपनी ज़िंदगी जी. अगेंस्ट एम्पेरलिज्म. हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम एम्पेरलिज्म, आप सब समझते होंगे कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, मतलब अपनी एक कंट्री अपना कब्जा बढ़ाने लगती है, अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने लगती है, दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा करके.
ठीक है। तो हम इस चीज़ के भी खिलाफ थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर किया था कि हमें अपने कंट्रोल में लिया था वो सब, तो इस चीज़ के हम खिलाफ थे। हम तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ अभी भी ऐसी थी जो इस चीज़ से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो हमने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। तो हम, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम सपोर्ट करते थे यूनाइटेड नेशन को। हालांकि हमारे लीडर्स को लगता था ये इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें जो परमानेंट मेंबर वगैरह थे वो सिर्फ 5 थे, और मतलब वो सभी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इतना इफेक्टिव नहीं था। पर फिर भी हमारे लीडर्स का मानना ये था कि यूनाइटेड नेशन के बिना मतलब देश चलाना, पूरे वर्ल्ड को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी देशों के लोग आके इकट्ठे मिलते हैं, अपने सुझाव रखते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं वो सॉल्व करते हैं। ये डिफेक्टिव है जवाहरलाल नेहरू जी के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके बिना हम अपना देश नहीं देख सकते, हम दुनिया चलती हुई नहीं देख सकते। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखना, जो कि हमने बहुत मुश्किल से पाई है ब्रिटिशर्स से, है ना। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा था कि हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, तीसरा था कि हमें कोल्ड वार वाली टेंशन से दूर रहना है, और चौथा कि हमें इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट करना है, जो लोग अभी भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है, और हम यूएन को भी सपोर्ट करते हैं। ये हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के उद्देश्य थे। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स। हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या थे वो देखते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स मतलब इंटरनल हमारी कंट्री में चल क्या रहा था, अब हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो हमारी कंट्री में क्या चल रहा है भाई। इकोनॉमिक फैक्टर पहला देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या, लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास चीज़ों की रिसोर्सेज की कमी थी, क्योंकि हम अभी अभी इंडिपेंडेंस हमें मिली है, और इतना अच्छा हमारा इकोनॉमी कितनी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए क्या ज़रूरी था, फ्रेंडली रिलेशन विद बाउंड्री नेशन, जैसे जो हमारे बाउंड्रीज में लगते हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल और भूटान और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ और भी, इसलिए हमने उनके साथ सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए और म्यूचुअल कॉपरेशन की। ठीक है। सेकंड, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, जैसे कि हमारे बहुत सारे गुरु हैं, कबीर जी, गांधी जी, गुरु नानक जी, उन सब ने हमको यही सिखाया कि नॉन वायलेंस और कॉपरेशन करना चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखते हुए हमने सब फॉरेन पॉलिसी को बनाया और आगे बढ़े। थर्ड था नेशनल लीडर्स, जैसे कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, राजा गोपालचारी, वो बिलीव करते थे नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनलिज्म, कि नेशन का इंटरेस्ट भी देख लिया जाए और इंटरनेशनलिज्म भी देख लिया जाए। मतलब नेशन को तो इंटरेस्ट हम देख ही रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपनी कंट्री को, कैसे चलाना है, और साथ साथ में इंटरनेशनली हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हों, ताकि हमें कहीं भी किसी दूसरी कंट्री की ज़रूरत हो तो हमारा साथ दें और हम भी उनका साथ दें, तो ये चीज़ें साथ में चलती रहें। नोट अगेंस्ट, हम किसी की नोट अगेंस्ट एनीवन, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं थे, ये हमारे लीडर्स सिखाते थे हमें। पीस एंड कॉपरेशन, ये हमारा डिज़ाइन था, हम किसी के डिज़ाइन को खिलाफ नहीं थे, बट हमने ये डिज़ाइन किया था कि पीस एंड कॉपरेशन को लेकर चलेंगे। तो ये हमारे डोमेस्टिक फैक्टर थे जो हमें फॉरेन पॉलिसी बनाने में हेल्प करते थे। हम इन सब चीज़ों को देख के ही अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाया, और हमारे देश में चल क्या रहा था उस चीज़ की बात हो रही है, डोमेस्टिक फैक्टर। और अब हम देखते हैं बाहर क्या चल रहा था, एक्सटर्नल फैक्टर, जब हम फॉरेन पॉलिसीज़ को बना रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, कोल्ड वार, यूएसए एंड यूएसएसआर, आपको सबको पता ही क्या है। ठीक है। हम इन दोनों ही अलाइंसेस से दूर है और हमने नैम बनाया। सेकंड क्या था, आर्म रेस एंड मिलिट्रलाइजेशन, सभी कंट्रीज़ बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना रहे थे, जैसे कि बंदूक वगैरह कहते हैं, बहुत सारे आर्म्स बनाए जा रहे थे, इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे एक दूसरी कंट्रीज़ को हार्म करने के लिए, बट हम इनसे भी दूर रहे। कीपिंग आउट ऑफ मिलिट्री अलाइंस, मतलब हमने ना ही नेटो को ज्वाइन किया, ना ही वार्सो पैक्ट को ज्वाइन किया, जो मिलिट्री अलाइंसेस थी यूएसए और यूएसएसआर द्वारा बनाई गई थी, हमने दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं किया। सो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब हम इन सब चीज़ों से ही दूर थे, मतलब ये बाहर तो चल रहा था और हमने यहाँ जो देखा जो हमारी कंट्री में चल रहा था। ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स, अब फॉरेन पॉलिसीज़ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, हमारे इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। हमने जो पहले किया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, इंटरनल क्या चल रहा था हमारी कंट्री में, एक्सटर्नल क्या चल रहा था वो सब कर लिया। अब क्या है, नॉन अलाइनमेंट हमारा बेसिक प्रिंसिपल था। ना ही हमने यूएसएसआर को ज्वाइन किया, ना ही हमने यूएसए को ज्वाइन किया, बट इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम नॉट बीइंग पैसिव
न्यूट्रल, हम पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाए, हमने किसी देश को बुलाना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, बस हम अपने आप में, ऐसा भी कुछ नहीं था। हमने पीस और सिक्योरिटी का ऑपरेशन भी रखी उनके साथ, बस हमने डायरेक्टली किसी को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो सेकंड हमारा प्रिंसिपल क्या था, पंचशील, जो कि इंडिया एंड चाइना में साइन हुआ था। तो इसके 5 मतलब पंचशील 5 चीज़ों के लिए स्टैंड करता है। वो क्या क्या, रिस्पेक्ट फॉर अदर टेरिटरी, दूसरी टेरिटरी के प्रति आपकी रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, मतलब किसी के लिए भी किसी के ऊपर अटैक वगैरह ना करना, उस चीज़ से मतलब दूर रहना, ये नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, किसी की दूसरी कंट्रीज़ में इंटरफेयर ना करना, इक्वालिटी एंड वर्क फॉर ईच अदर, हर एक कंट्री को इक्वल समझना और एक दूसरी कंट्रीज़ के लिए वर्क करना, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति बनाई रखना, ठीक है, आप भी बनाए रखना। तो ये 5 थे पंचशील में जो स्टैंड करते थे, ये बुद्धा जी के द्वारा मतलब दिया गया था। तो आप फिर से याद करते, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड वर्क फॉर ईच अदर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब थर्ड पॉइंट था हमारा, थर्ड प्रिंसिपल था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब शांति बनाए रखना और शांति से ही ज़िंदगी जियो, ठीक है। नो इम्पोज ऑन अदर नेशन, मतलब कोई भी आप अपनी पॉलिसी को, कोई भी अपनी गवर्नेंस को दूसरे नेशन पे इम्पोज नहीं कर सकते, ये था, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल, अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जैसे कि आप टॉपिक के मतलब उसके हेडिंग से ही समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। हम सपोर्ट करते थे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो अभी भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। और ये इसका पॉइंट है, यहाँ लिखा गया। अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जो रंग के उस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, कोई काला गोरा, जैसे अफ्रीकन में होता था। लेकिन हमने सपोर्ट किया, किन्हें सपोर्ट किया, हमने वेलकम किया किसका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, हमने उन्हें वेलकम किया जब वो हमारी कंट्री में आया। आई डोंट नो व्हाट वाज द सीन, बस हमने उन्हें सपोर्ट किया, हमने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को हार्टली वेलकम किया और हमने उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है। 6 था डिसआर्मामेंट, 1998 में हमने पोखरान में, एक राजस्थान में, एक मतलब कोई बॉम्ब वगैरह था, मतलब वो हमने टेस्ट किया था, लेकिन हमने उसको क्लेम किया था, हमने दावा किया कि ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि हमारी खुद की सेफ्टी के लिए टेस्ट किया गया, अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई दूसरा बंदा अटैक करता है, ताकि हम अपनी सेफ्टी के लिए उसे रख सकें, ठीक है, इसलिए था। एंड 7th पॉइंट वॉज दैट, हम दूसरे हमारा प्रिंसिपल्स की बात की गई है, तो रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। जब दिसंबर 10, 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इतनी डेट को इस द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेरेशन किया गया था ह्यूमन राइट्स का, तो हमने भी अडॉप्ट किया था और हमारे ह्यूमन राइट्स और यूएन जनरल असेंबली के ह्यूमन राइट्स मैच करते थे, हम एक दूसरे को फॉलो करते थे, ठीक है। और इधर है अगर स्पॉट हम यूनाइटेड नेशन को कर रहे हैं तो हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो हमें एक मतलब मैं मेंशन करना भूल गई, वहाँ पे हमें अवार्ड भी दिया गया था किसी चीज़ के लिए कि हमने सबसे ज़्यादा शांति बनाई रखी या ब्ला ब्ला जो भी बोलते हैं, मतलब सॉरी, स्पोर्टियन हमने सपोर्ट किया काफ़ी बार। एक बारी जब कोरियन वार हुआ था, सुएज़ कैनल का वॉर हुआ था, आप सबने पीछे पढ़ा होगा, तो हमने अपनी मिलिट्री देकर इन्हें सर्व किया, तो इसीलिए हमें मतलब कोई अवार्ड भी मिला था यूनाइटेड नेशन से। सो थैंक यू। इंडिया और यूएसए का रिलेशन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और प्रिंसिपल्स हो गए हमारे, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी चल रहा था हमने वो सब भी देख लिया, मतलब मैंने उल्टे नीचे बता दिया। हमने पहले ऑब्जेक्टिव किया, फिर इंटरनल किया, फिर एक्सटर्नल किया और फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।